नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज के इतिहास का 5वां क्लास है और हम देख रहे हैं कक्षा 6 के इतिहास को। और आज हम देखेंगे अध्याय 9 और 10 के बारे में। तो अध्याय 9 है वह है आपके नए प्रश्न और नए विचार, जिससे कि कुल 15 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप है। तो पहला कथन है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा है आपका कि किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षाओं के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है। तो पहला जो कथन कह रहा है कि बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी कि लालच को बताया, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। ऑप्शन है आपका सांची, सारनाथ, भरहुत या अमरावती। सभी ने पता है कि सारनाथ में उस स्तूप का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी। अब आपने पता है कि बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले एक साक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। बुद्ध को बोध गया यानी कि बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर बेसिक तौर पे एक स्तूप बनाया गया। इनकी मृत्यु के बारे में सभी ने बताया कि इनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण से। तो पहला कथन कह रहा है कि साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सकें, जो कि बिल्कुल सही है। और कारण क्या था, तो महावीर और उनके अनुयायी ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। तो ये भी आपका सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है वह कथन का सही व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण दे रहा है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। और यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपसे पूछा गया है कि संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो यह भी आपका सही है। इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, बिल्कुल आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी आपका सही है। चौथा कह रहा है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो ये चौथा वाला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका डी वाला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं। तो विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से नहीं, अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। इस प्रकार से वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि कुछ शैलकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं। बिहार के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, उन पर विचार कीजिए और यहाँ पे कहा गया कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि बिहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरणार्थ स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है इनको मैचअप करना है, तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आश्रम व्यवस्था दिया गया और दूसरी सूची में उद्देश्य दिया गया है। तो आपने पता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो था वह किसके लिए था। तो सादा जीवन व्यतीत बिताकर और वेदों का अध्ययन कहलाना जो करता था ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था, जो कि जन्म से लेकर 25 वर्ष वाला समय था। दूसरा था गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम का मतलब था कि आपने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर ली है, उस समय आपकी शादी होती थी और आप 25 वर्षों तक आप अपने परिवार के साथ रहते थे, उसे हम क्या कहते थे, गृहस्थ आश्रम कहते थे। तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ में जो तीसरा पड़ाव था कि 50 वर्ष के बाद आप अपना गृहस्थ आश्रम को छोड़ोगे, अपनी गृहस्थी को छोड़ोगे
और जंगल में रहकर साधना करेंगे तो इसे हम क्या कहते थे कि आपका वानप्रस्थ आश्रम कहते थे। उसके बाद आता था आपका संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में आप अपना सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाते थे, तो इसे हम कहते थे आपका संन्यास आश्रम। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला जो क्वेश्चन है कथन और कारण से है, तो इसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो कथन जो दिया गया है, कह रहा है कि आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये बिल्कुल आपका सही है कि वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। दूसरा कारण कह रहा है कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम नियमों का ही अनुसरण करना होता था। ये भी आपका सही है, लेकिन कथन का यह सही कारण नहीं है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि ए और आर दोनों तो सही हैं, लेकिन जो कारण है वह कथन का सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर हम बेसिक तौर पे तो यहाँ पे क्या होता था कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के अनुसरण करना होता था। ये जो है आश्रम व्यवस्था का सटीक वर्णन नहीं करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि जस्तु एक ईरानी पैगंबर थे। जस्तु जो थे एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पे कह रहा है कूट में सही बताना है। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जस्तुस्त जो थे कि शिक्षाओं का संकलन जिंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि बिल्कुल सही है। और जरस्त्रुस की मूल शिक्षा का सूत्र जो है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सी वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़े पहले दिनों दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित हैं और इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसके बारे में बेसिक तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे कहा है उपनिषद जो थे उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह गुरु के समीप बैठना, ये भी आपका सही है। और तीसरा है कि इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही होता है डी वाला कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके बारे में हमें जानना है। तो पहला कह रहा है कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, यह भी आपका सही है। गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद आपने सुना होगा। तीसरा कह रहा है कि विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, तो ये भी आपका सही है। चौथा कह रहा है निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, तो चौथा वाला ही आपका गलत है कि डी वाला सही नहीं है, क्योंकि बेसिक तौर पे इसमें निर्धन व्यक्ति बेसिक तौर पे वाद विवाद में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले लेते थे, क्योंकि उन्हें उनके वाद विवाद के लिए स्वीकार नहीं किया जाता था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे फिर वही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जानते हैं कि जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, ये भी आपका सही है। क्योंकि जैन धर्म में ये चीज़ क्या है कि जीव हत्या पाप है, लेकिन किसान इस चीज़ को नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उनके लिए कड़ा था। दूसरा कह रहा है कि बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार जो है गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हुआ, तो ये भी आपका सही है। और चौथा जो कह रहा है वह कह रहा है कि वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई, तो यही वाला आपका गलत है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नहीं लिखा गया था, गुजरात के वल्लवी, आपने नाम सुना होगा, वल्लवी नामक स्थान पे लिखा गया था। तो इस प्रकार से डी वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जानते हैं कि उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, यह भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था, तो यह भी आपका सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला
कि 1, 2 और 3 सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बुद्ध और जैन के युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना संस्कृत भाषा से संबंधित, मतलब कि संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित है? तो आपने पता है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना करी थी, और अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? तो संस्कृत के व्याकरण से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। तो दोस्तों ये कक्षा 6 के इतिहास का 9वां अध्याय था। अब हम देखेंगे 10वें अध्याय को, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जिससे कि कुल 20 प्रश्न हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है कि महाजनपदी युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। पहले लकड़ी या पत्थरों के होते थे, अब लोहे के बनने लगे थे। दूसरा कह रहा है कि लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। तो यह भी स्टेटमेंट आपका महाजनपद काल के बारे में सही है। इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी वाला कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। जैसा कि आपने पता है कि बेसिक तौर पे कि जब धान की रुपाई होने लगी तो इनमें फसल जो हल के फाल थे आसानी से इनको चला के जोता जाने लगा था, इसलिए बेसिक तौर पे छिड़काव की जगह ये क्या करने लगे थे, धान के बीजों की रुपाई करने लगते, जो कि अत्याधुनिक समय में हम लोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजातशत्रु ने उस मंत्री को जो भेजा था उसका नाम क्या था? तो अजातशत्रु ने जिस मंत्री को भेजा था उसका नाम था वस्कार था। ठीक है, वस्कार था, जिससे कि बुद्ध से अपना विचार विमर्श करने के लिए भेजा था। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो आपने बेसिक तौर पे दीघ निकाय जो है वह बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला कि दीघ निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसे बुद्ध के कई सारे व्याख्यान दिए गए हैं, और इसे लगभग 2300 वर्ष पहले लिखा गया। ठीक है, इसे 2300 वर्ष पहले लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि गढ़ों या संघ पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त करी? तो गढ़ों या संघों पर जो था वह गुप्त शासकों ने इस पर विजय प्राप्त करी थी। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। बेसिक तौर पर हम जानते हैं कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय हासिल की। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला है कि गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता है। ये आपका गलत है, इसके एक्सप्लेन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। तो ये आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी वाला कि केवल दूसरा सही है। अब पहला क्यों गलत है इसको हम जानते हैं। तो गढ़ शब्द का प्रयोग बेसिक तौर पे सदस्यों में रहने वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ का तात्पर्य जो है वह संगठन से है। ठीक है, संघ का तात्पर्य संगठन से, और गढ़ का क्या है कि सदस्यों में या समूह में रहने वाले सदस्य ना, समूह में रहने वाले सदस्यों से किया गया है। तो गढ़ या संघ में एक या एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक जो था आपका शासक राजा कहलाता था, और यह सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को करते थे। इस प्रकार से आपका पहला वाला कथन गलत है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कहा गया है कि गढ़ या शासक जो थे एक के अधीन एक विशाल साम्राज्य, जो कि गलत है। मैंने बताया गढ़ का क्या है, सदस्यों में रहने वाले समूह कहा जाता था, और संघ का मतलब था संगठन, और इसके अलग अलग राजा हुआ करते थे। अगला जो क्वेश्चन है कि मगध के निकट वज्जी राज्य था, और वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो आप सभी ने पता है कि वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कि वज्जी की राजधानी वैशाली। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो मथुरा जो थी वह सूरसेन की राजधानी थी, और कौशाम्बी की अगर बात करें तो कौशाम्बी जो था वह वस्त की राजधानी थी, और चंपा की बात करें तो वह अंग जनपद की राजधानी थी। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका है सिकंदर के बारे में, कि सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, जो कि बिल्कुल सही है।
और दूसरा कह रहा है कि सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत भी थी। तो यह भी आपका स्टेटमेंट सही आता है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है 1 और 2, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो जैसा आपने पता है कि 2300 वर्ष पूर्व मेसिडोनिया का राजा जो सिकंदर था वह पूरे विश्व को विजय करना चाहता था, और पूरी तरह सफल न होने पर भी वह बेसिक तौर पे मध्य और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के ब्यास नदी तक आकर पहुंच चुका था। और उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, लेकिन उसके सिपाहियों ने वहां पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना, रथ और हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से नगर जो थे मगध की राजधानी कभी नहीं रहा। ऑप्शन है राजगिरी, पाटलिपुत्र या श्रावस्ती। तो आप सभी ने बताया कि राजगिरी और पाटलिपुत्र दोनों दोनों मगध की राजधानी थे। श्रावस्ती कभी मगध की राजधानी नहीं रहा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी वाला कि श्रावस्ती कभी मगध की राजधानी नहीं रहा। अगर हम बात करें राजगिरी की, तो आधुनिक का राजगीर है जो कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी कि आज का जो पटना है वह उसकी राजधानी बनी। ठीक है। और जो श्रावस्ती की अगर बात करें तो श्रावस्ती जो था वह किसकी राजधानी थी, तो कोसल महाजनपद की यह राजधानी थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मगध शासक नहीं था। तो मगध शासक की अगर बात करें तो प्रसेनजीत जो था वह मगध शासक नहीं था। तो बाकी सारे के सारे बिंबिसार, अजातशत्रु या महापद्म नंद जो थे वह सभी के सभी जो थे वह मगध के शासक थे। और प्रसेनजीत कहाँ के शासक थे, तो प्रसेनजीत की अगर बात करें तो यह कोसल महाजनपद के शासक थे, न कि मगध के। अगला क्वेश्चन है कि मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है, जो कि आज का मगध यानी कि बिहार, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ से गंगा और सोन नदियाँ बहती हैं। दूसरा है कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ये भी आपका सही है। और तीसरा है कि इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों को लगा कि लौह अयस्क की खदानें, तो आपने पता है कि जो मगध है उसका क्षेत्र झारखंड से भी मिलता था, जो वर्तमान का झारखंड है, और वहाँ पे बहुत सारी लौह अयस्क की खदानें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, और यहाँ पे कूट दिया गया है और कूटों का चयन करना है। तो आपने पता है कि जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं उनमें जो सबसे पहले शामिल होते हैं वो शामिल होते हैं यजुर्वेद, उसके बाद शामिल होते हैं आपका अथर्ववेद, उसके बाद शामिल होते हैं आपके ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। ये सारे के सारे जो हैं वह उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है कि यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण वेद ये सभी के सभी जो हैं वह आपके उत्तर वैदिक काल के हैं। अगर चारों वेदों की बात की जाए तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और इसे माना जाता है कि इसे ऋग्वैदिक काल के नाम से ही इसका नाम ऋग्वेद रखा गया, क्योंकि इसका बेसिक तौर पे लेखन जो हुआ था ऋग्वैदिक काल में ही हुआ था। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ भी कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना के क्षेत्र में रचे गए थे। पुरोहितों द्वारा रचित इस ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि प्राचीन महत्वपूर्ण नगर जो कौशाम्बी है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो आज सभी ने पता है कि कौशाम्बी जो है वह आधुनिक समय के इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर स्थित था। बेसिक तौर पे यहाँ से कई सारे मतलब कि कई सारे किलों के अवशेष मिले हैं, और इनमें से एक भाग जो है संभवतः 2500 वर्ष, ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में जो था वह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, अगर बात करें तो वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। और कौशाम्बी कहाँ पे, तो इलाहाबाद, जो कि आज के समय में इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। अगला जो क्वेश्चन है कि महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि आखेट और संग्राहक कर से पूर्ण रूप से मुक्त था, तो ये गलत था क्योंकि इस पे भी कर देना पड़ता था। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए कि 1 और 2 आपके सही हैं।
तो जैसा आपने पता है कि बेसिक तौर पे कि अगर हम बात करें आखेट और संग्राहकों को, तो जंगल से परंपरागत वस्तुओं को भी राजा को कर के रूप में इन्हें बेसिक तौर पे देना पड़ता था। तो यहाँ पे है कि जो परंपरागत वस्तुएं हैं उनके रूप में बेसिक तौर पे जंगल को राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, तो ये भी कर से मुक्त नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है कि महाजनपद की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कह रहा है आपका कि प्रायः जो है उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे। तो ये आपका गलत है, गलत क्यों, एक्सप्लेन में हम देखेंगे। और दूसरा कह रहा है कि कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान भी करना होता था, तो ये आपका सही है। तो इस प्रकार से केवल दूसरा सही है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अब पहला क्यों गलत है, इसको हम लोग बेसिक तौर पे जानते हैं कि महाजनपदों में राजाओं के विशाल किलों और बड़ी सेनाओं के लिए प्रचुर संसाधन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, अतः राजा लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले उपहारों पर ही निर्भर न रहकर बेसिक तौर पे नियमित रूप से कर को वसूलते थे। तो इस प्रकार से आपका दूसरा तो सही है। अगला कह रहा है कि फसल पर बेसिक तौर पे जो कर लगाए जाते थे वह आपका 1/6 हिस्सा हुआ करता था, न कि 1/3 हिस्सा हुआ करता था। और इस प्रकार से आपका जो है पहला वाला गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 लिखा है और होता कितना था, 1/6 हिस्सा। अगले जो क्वेश्चन है कि महाजन मतलब कि बेसिक तौर पे यहाँ पूछा गया है कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि महाजनपदों की कई राजधानियों में किलाबंदी हुआ करती थी, जो कि बिल्कुल सही है। जितने भी ज़्यादातर महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ किलाबंदी से पूर्ण रूप से घिरा हुआ करती थी। दूसरा कह रहा है कि राजा सेना रखने लगे थे जिससे वेतन दिया जाता था और वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्के के रूप में किया जाता था, तो ये आपका गलत है। अब इसके बारे में बेसिक तौर पे जानते हैं। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला कि केवल एक सही है। अब दूसरा वाला क्यों गलत है, तो बेसिक तौर पे कि 2500 वर्ष पूर्व जो महाजनपद बने थे वो अपनी राजधानियों क्या करते थे, किलाबंदी बनाते थे। अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी और ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा के लिए की जाती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था और कुछ भुगतान आज सिक्कों के रूप में होता था, न कि संपूर्ण भुगतान के रूप में। तो यहाँ पे होता है कि संपूर्ण भुगतान यहाँ पे लिखा है, तो इस प्रकार से क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही भुगतान आज सिक्कों के रूप में होता था। इस प्रकार से दूसरा आपका स्टेटमेंट गलत होता है। अगला है कि पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाई की कई बस्तियों की खुदाई की और ये जनपदी बस्तियां निम्नलिखित में से किन किन स्थानों पर स्थित हैं। अब यहाँ पे दिया और कहा गया है कूट वाला, तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला कह रहा है कि पुराना किला जो कि दिल्ली में है, बिल्कुल सही है। हस्तिनापुर जो है मेरठ में, ये भी आपका सही है। और अतरंजी खेड़ा जो है एटा में, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है डी वाला कि तीनों के तीनों आपके सही हैं कि पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ और अतरंजी खेड़ा एटा। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ क्या है, कौन सा कथन सही है, तो जानते हैं इसके बारे में बेसिक तौर पे। तो कह रहा है कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई थी। ये आज भी हमें देखने को मिलता है और पहले भी हमें देखने को मिलता था। दूसरा कह रहा है कि उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका सही है कि 1 और 2 दोनों के दोनों सही व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला और यहाँ पे कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो पहला कह रहा है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। तो आपका बिल्कुल सही है कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों के दोनों लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे। दूसरा कह रहा है कि शूद्रों को अछूत माना जाता था, जबकि वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा है कि सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, तो ये आपका स्टेटमेंट सही होता है। इस प्रकार से आपका सी वाला सही होता है कि 1 और 3 सही है और जो दूसरा है वो गलत है। तो जैसा कि इसके बारे में जानते हैं कि वैदिक काल में जो थे क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई थी। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के कालों में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शव को जलाने वाले या दफनाने वालों को अछूत माना गया। तो इस प्रकार से आपने बेसिक तौर पे यहाँ पे वैदिक काल पूछा गया, तो इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो वैदिक काल के मतलब कि अंत तक यानी कि उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का जो निर्धारण था वह जन्म के आधार पर कर दिया गया था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता से प्राप्त संतान ब्राह्मण ही होता था, लेकिन उससे पहले था कि इससे पहले जो था कर्म के आधार पर, ठीक है, वर्णों का निर्धारण किया जाता था।
अगला जो क्वेश्चन है वह कथन और कारण से, और कथन और कारण में ये है कि वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्र माना गया, ठीक है। और कारण कह रहा है कि वैदिक काल में समानतः महिलाएं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है वह कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला, कि ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला जो है सूची को मिलान करना है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे सूची 1 में वैदिक कालीन वर्ण विभाजन है, और सूची 2 में जो है वह वर्ण आधारित कार्यों का विभाजन है। तो आप सभी ने पता है कि ब्राह्मणों का कार्य क्या था, यज्ञ करना, तो आपका ये ए हो जाएगा 2 का। उसके बाद शूद्रों का काम क्या था, सेवा करना, और यहाँ पे विष नहीं, यहाँ पे वैश्य है, तो वैश्यों का जो काम था वह क्या था, व्यापार करना, और क्षत्रियों का काम था रक्षा करना। तो ये आपका सही मैचअप है। तो दोस्तों ये कक्षा 6 का इतिहास का 5वां वीडियो रहा। जल्दी हम कक्षा 6 के इतिहास को समाप्त करेंगे एक लास्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग कक्षा 7 के इतिहास पे आएंगे, उसके बाद कक्षा 8 के इतिहास पे, उसके बाद हम लोग आएंगे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी पे। और जब 6, 7, 8 के एसएसटी समाप्त हो जाएंगे तो हम लोग 9, 10, 11, 12 के एसएसटी के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।